हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 4 बज गए क्या? हाँ, 4 तो बज गए। आपसे मिलने का समय आ गया। अड़िगा मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल में फ्री ऑनलाइन फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, बस क्या आपने प्रीवियस वीडियो देख चुका? आपने 2 प्रीवियस वीडियो देखे। देखो, न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं करते जाओ। न्यूमेरिकल्स वो जो आपके कैरियर को बना सकते, न्यूमेरिकल्स वो जो उसको आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करता हो। अड़ेगा न्यूमेरिकल्स वो जो आपको बाकी से सुपीरियर बनाता है। तो आप इसको जरूर देखें। आप थ्योरी कहीं भी पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, अड़ेगा फिर किसी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। कंटिन्यू करते रहिए। वो भी थ्योरी पढ़ाएंगे, वो भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे, बेटर रैंक से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप मेरे क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो विश्वास में आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। आप बाकी से बेटर हो पाएंगे। आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो स्वाभाविक है आप ज्यादा क्लियर होंगे। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स क्लास को स्टार्ट करना था। इसके लिए हम आपको अभी वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। वेक्टर्स का थ्योरी पोर्शंस दिखा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पूरा डिटेल नहीं करने की कोशिश करें, लेकिन वो टॉपिक जो न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए नेसेसरी है, जो न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए नेसेसरी है। तो हम पिछला 2 क्लास आपको थ्योरी से परिचित कराए हैं। आज तीसरा क्लास भी न्यू थ्योरी से ही लिंक करता हुआ चले। हम डिटेल थ्योरी नहीं, सफिशिएंट थ्योरी बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगला एक टॉपिक है कंपोनेंट्स, किसी वेक्टर का कंपोनेंट्स। अब बताओ, क्या आप कंपोनेंट जानते हैं? कंपोनेंट जानते हैं? कंपोनेंट क्या होता है? किसी भी वेक्टर का किसी दिशा में, किसी भी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर दिशा में जितना प्रभाव होगा, जितना इफेक्ट होगा, अड़ेगा किसी वेक्टर का किसी दिशा में जितना प्रभाव होगा, जितना इफेक्ट होगा, दैट इफेक्ट, वो प्रभाव ही कंपोनेंट कहलाता है। किसी भी वेक्टर का किसी दिशा में, किसी पार्टिकुलर दिशा में जितना इफेक्ट, जितना प्रभाव होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। नहीं समझ में आया? चल समझाते हैं। मान लो ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका ऐसा है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। बढ़ेगा पर एक आदमी था शुरुआत में ओरिजिन पर था, है कि नहीं? ओरिजिन पर रह सकता है नहीं? अरे यहां से सट के हो ओरिजिन। अब यहां पर से वो सिंपल से समझो, ये 5 मीटर तिरछा रास्ता पर चला, तिरछा रास्ता पर चला, एक्स एक्सिस पर नहीं गया, वाई एक्सिस पर नहीं गया, और तिरछा रास्ता पर चला गया। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या सामने की ओर, क्या एक्स दिशा में वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक्स एक्सिस दिशा में वो कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा? वाई में कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो सोच के देखते हैं। देखो, अगर इसको देखो तो ध्यान से इस फिगर को देखो, ये आपका एक्स एक्सिस की दिशा में बढ़ा, ओरिजिनल हो गया ओ ए, लेकिन उसके जाने के कारण एक्स दिशा में वो कितना गया? ओपी, और वाई एक्सिस दिशा में कितना हो गया? वो बीपी। ठीक है, मान लो ये 4 मीटर रहा होगा और ये 3 मीटर, तो 5 मीटर ओरिजिनल चला, लेकिन एक्स एक्सिस दिशा में कितना मूवमेंट दिख पा रहा है? 4 मीटर। वाई में कितना दिख रहा है? 3 मीटर। तो ये 4 मीटर और ये 3 मीटर है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। मन में 5 मीटर का प्रभाव एक्स दिशा में कितना पड़ा? 4 मीटर। तो 4 मीटर को हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर along x एक्सिस। 3 मीटर को कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर along y एक्सिस। ये along x एक्सिस, ये along y एक्सिस। बोलो क्या है बढ़ेगा? यही है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर along x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर along y एक्सिस। बताओ और कुछ समझाएं? क्या हो गया? कोई भी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर दिशा में जितना प्रभाव होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। हम सिंपल सी बात है, बस बिंदास इतने ही खेल जानी। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एनी वेक्टर, किसी वेक्टर का इफेक्ट इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन, इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। अब बताओ, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है? किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है? 2 कंपोनेंट्स? ऐसा नहीं है। किसी वेक्टर का कंपोनेंट का संख्या 2 जो तुमको देखने में भले यूज होता है साइंस में, लेकिन 2 ही क्यों होगा?
जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसा है, एकदम समझ लो बढ़िया से, कोई वेक्टर ऐसा है, अगर हम कहें कि इस दिशा में इसका कंपोनेंट निकाल दीजिए, कुछ तो होगा ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो हुआ वो कहलाएगा कंपोनेंट्स। आर का इस दिशा में कंपोनेंट A1, इस दिशा में हमको चाहिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये जो हो गया दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। आर का हम कहेंगे हमको इस दिशा में चाहिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड कंपोनेंट। मतलब हम चाहें तो हर दिशा में उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का 1 2 3 5 नहीं, हजारों करोड़ नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। डाटा बदलो, एंगल बदलते चल जाओ, कंपोनेंट का मान बदल जाएगा। क्या यहां तक बढ़ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 11 का, किसी वेक्टर कितना कंपोनेंट, तो हजारों करोड़ों, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। चलिए तो ठीक है, थ्योरी में सर लिखाएंगे ही। अब अगला एक वर्ड है, तो कंपोनेंट समझ में आ गया। किसी भी वेक्टर, एकदम सिंपल और रफ टफ भाषा, किसी भी लेवल पे कहीं भी आप इंटरव्यू में बात कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स क्या होता है, तो कह सकते हैं द इफेक्ट, प्रभाव ऑफ एनी वेक्टर, द इफेक्ट ऑफ एनी वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन में इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, ये इसका कंपोनेंट कहलाता है। चलिए ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब और रिजोल्यूशंस, रिजोल्यूशंस, ये देखिए, ये रिजोल्यूशंस, अगला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये क्या होता है, रिजोल्यूशन किसको कहेंगे, अब इसको समझो। किसी भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर को दो या तीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांटकर एक्सप्रेस करने का जो तरीका हुआ, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू और थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दुनिया में कहीं भी तुम वेक्टर खींच लो, कोई भी एक्सिस निर्धारित कर लो, आप किसी भी वेक्टर के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एक्सप्रेस करना संभव है, 3 से ज्यादा जरूरत पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी वेक्टर को 2 या 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांटने का तरीका हुआ, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर एक प्लेन पर हो, 2 डायमेंशन सतह हो, माने एक एक्स वाई प्लेन हो या कोई कॉपी में हो, तो तुम कोई भी वेक्टर खींच लो, आप उसको मैक्सिमम 2 ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। हाँ, स्पेस में हो तो 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। इसी कारण ठीक है, बस 2 या 3 का नाम लिया जाता है। तो देखो ऐसा, जैसे कोई वेक्टर है, आप तुरंत यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा दी। ये देखिए कोई वेक्टर है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, एक इधर लिए, एक ऐसा जोड़ लिए, नहीं, एक और ये दूसरा परपेंडिकुलर। तो किसी भी वेक्टर को 2 या 2 से अधिक 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बांटकर एक्सप्रेस करने का तरीका हुआ, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। यही है रिजोल्यूशन। तो जैसे r बराबर क्या होगा, एक कंपोनेंट्स, देखो r का फिर से वो दिखाते हैं। जैसे कोई एक वेक्टर है, तो हम इसका 2 कंपोनेंट दिखाए, जैसे ये 2 परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला हो गया, ये वाला, और दूसरा यहां से डॉट डाले, ये दूसरा a और ये b। r को a और b के रूप में दिखाने का जो तरीका हुआ, यही है रिजोल्यूशन। अब दिखाएंगे कैसे, तो बोर्ड पर देखो, OP कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, अड़ेगा OAB। अगर ये कंपोनेंट मान लेते हैं कि A है, इसके तरफ कंपोनेंट B, अगर ये वाला B तो इधर भी B होगा कि नहीं होगा B। अब बाई ट्रायंगल लॉ हम बताओ OP को क्या लिख सकते हैं, OP बराबर OA प्लस AP, OA प्लस AP। सो R बराबर क्या हो गया, दिस इज A। अब ये वेक्टर A है, एक्स दिशा में, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो गया, AI, और ये हो गया BJ। अब I कहां से आ गया, तो सर थ्योरी बताएंगे ही। जैसे इस दिशा में वैल्यू कितना, कंपोनेंट है A, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर का मान होता है I, और y एक्सिस दिशा में वैल्यू होता है J। तो वही लिखे, R बराबर AI प्लस BJ, R बराबर AI प्लस BJ। इस प्रकार से दिखाने का जो तरीका हुआ,
दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। इस प्रकार से दिखाने का तरीका हुआ, यही है रेजोल्यूशन। किसी वेक्टर को 2 या 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट कर दिखाने का तरीका। तो आर बराबर क्या हुआ, ए आई प्लस बी से 3 डायमेंशन रहा, तो इन 3 डायमेंशन कहलाता है एक्स वाई जेड रहेगा। तो आर बराबर क्या है, ऐसा ही कुछ आएगा, ए आई बी से और सी के। इस प्रकार से जो लिखने का तरीका हुआ, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को 2 या 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बांटने का तरीका हुआ रेजोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, कल आपको लास्ट अभी बताया था कि अगर रिजल्टेंट कभी निकालना हो 2 से अधिक वेक्टर का, तो कंपोनेंट बहुत काम का है, कंपोनेंट बहुत काम का है, क्या बताए थे ना। ठीक है, इसी से लिंक है, आगे चल के दिखाएंगे, अभी आगे बढ़ाते हैं। अब आओ नेक्स्ट एक टॉपिक, थ्योरी का लास्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स express in terms of orthogonal vector, express in terms of orthogonal vectors। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर मेनली आपका आई जे के का बात कर रहे हैं, और से ऑर्थोगोनल तो होता है परपेंडिकुलर, लेकिन अगर कोई वेक्टर आई जे के टर्म में व्यक्त है तो उससे रिलेटेड अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या आएगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन इसमें साथ में 2 टॉपिक और भी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई वेक्टर आई जे के टर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, और ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शंस क्या होगा, साथ में अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और आगे इसका एडिशन कैसे करते हैं। तो चलिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग चीज को सीखने तैयार रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, मन से देखिएगा, मन लगा के सीखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आओ हमसे बात करें, अलजेब्रा वेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऐसा, जैसे पहला चीज, लेट R1 R बराबर ए आई बी जे और सी के। बता, एक कहीं पर ऐसा ही दे दिया है, कहीं पर यही दे दिया है, R बराबर लिखा हुआ है ए आई बी जे सी के, इस फॉर्म में वास्तव में कैसा रहेगा, जैसे रहेगा 3i 2j 12k, 3i 5j -9k, ऐसे कुछ रहेगा। पता, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है, केवल इतना लिख देगा ना तो आप हम लोग 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक इसका कंपोनेंट्स, कंपोनेंट अलोंग द एक्सेस, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड, और तीसरा डायरेक्शन। ये 3 चीज निकाल सकते हैं। तो बताओ, पहला चीज, क्या आप इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं? तो कंपोनेंट ऑफ आर का कंपोनेंट बताओ, इस फिगर देखिए, अरे कंपोनेंट कौन है, ए बी सी, वही तो कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग कितना है, तो दिस इज ए बी सी, एक्स की दिशा में ए, वाई एक्स की दिशा में बी, और जेड एक्सिस की दिशा में सी, एक्स की दिशा। ये भी ठीक है, बोर्ड पर कहां से आया वो दिखाना संभव नहीं, लेकिन तब भी 2 डायमेंशन का दिखा सकते हैं, हल्का सा देखो, 2 डायमेंशन के लिए दिखाते हैं, 2 डायमेंशन के लिए। बताओ, आर बराबर अगर ए रहता, ए आई और बी जे, तो कैसा होता, तो देखो ये वास्तव में आर ये होता, आर है, और इस दिशा में ये आपका ए, और इस दिशा में ये आपका बी, तब ना आपका बी का बी, तब ना हम आर लिखे थे आर बराबर ए आई प्लस बी जे। मतलब आप पहला चीज मिल जाता है आपका कंपोनेंट्स। कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है तो बताओ कंपोनेंट कितना है, एक्स की दिशा में कंपोनेंट कितना, वाई एक्स की दिशा में कंपोनेंट कितना, तो आराम से बोल सकते हैं एक्स की दिशा में ए, वाई एक्स में बी, अगर जेड एक्स में पूछ दे तो सी। ठीक है, तो पहला चीज आप निकाल सकते हैं, अगर वेक्टर ऐसा दिया हुआ है तो पहला चीज आप निकाल सकते हैं आर बराबर ए आई बी जे एंड सी के। क्या है, तो ठीक है, तो हम 2 और 3 दोनों का लेते हैं। मतलब लेट आर बराबर, क्योंकि फिगर में भी 2 डायमेंशन ही दिखाना संभव है, आर बराबर ए आई बी जे
और यहाँ पर 3 डायमेंशन के ले लेते हैं ए आई बी से सी के। ऐसे काम ज़्यादा 3 का आएगा, लेकिन अब समझा जा सकता है, इससे फिगर से दिखाते हैं। कोई वेक्टर आर है तो ये वाला जो वैल्यू है वो आपका ए और ये जो वैल्यू है वो बी। क्या है तो बात देखना, ये वाला भी हम नहीं दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ पहला चीज क्या आया, कंपोनेंट। अड़ेगा फर्स्ट वर्ड आपका आया कंपोनेंट। तो बताओ कंपोनेंट कितना कितना हुआ, ए बी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स की दिशा में ए, उल्टा भी कभी हो सकता लिखा हुआ, आई का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्स एक्सिस, जे का जो कोफिशिएंट है वो अलोंग वाई एक्सिस। और इसमें आइए ये क्या है, पहला कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये वैल्यूज कितना हो गया था, दिस इज ए बी एंड सी। तो पहला इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और क्या मिल सकता है, ये जो आपका आर था, क्या आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं, बड़े से देख लो, ये वाला ए है ये वाला बी है, तो क्या आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं, ये बी तो ये वाला बी, ए मालूम ये इसका वैल्यू मालूम ये मालूम, तो क्या आप आर का नहीं निकाल सकते, कैसे, याद करो पाइथागोरस। तो हम लोग दूसरा चीज निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस 3 डायमेंशन रहा, तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर बात कर दे तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब यहाँ पर दिखाना संभव तो नहीं, लेकिन हाँ वही मैग्नीट्यूड लेंथ निकल जाएगा। अगर तीनों कंपोनेंट मालूम हो तो वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। और तीसरा चीज मिलता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या, वेक्टर आर मैंने केवल इतने ही देख के बता सकते हैं कि वेक्टर आर का दिशा क्या होगा। तो हम लोग दिशा को एंगल के माध्यम से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बनाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स देख लीजिए, कॉस इनवर्स ए डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस, एंड कॉस इनवर्स बी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और ये जो वेक्टर आर है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कॉस इनवर्स ए डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ एक्स एक्सिस, और कॉस इनवर्स बी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ वाई एक्सिस। क्या इसके बारे में सोच सकते हैं, सारे तो दिख ही नहीं रहा है, बस इमेजिन ही करना। इसमें भी यही चीज आता है कि वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्सिस। ठीक है, बस इधर मिटा दे, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ठीक है, देखो द वेक्टर आर, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। cos से नोडल इसलिए बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, इसका नाम है फेमस डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ध्यान लो न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। तो अब बताओ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का वैल्यू, वेयर cos अल्फा बराबर, cos अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो a डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। cos बीटा का मान क्या होगा, तो b डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। और cos गामा का मान क्या होगा, तो c डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है आर, तो इससे 3 इंफॉर्मेशन निकल गया, मैं क्या क्या, कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उतना ही डाटा दे दे तो हम तीनों चीज आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका कम मैग्नीट्यूड इतना होगा। जैसे इसको नोट कर लो, मिटाते हैं क्वेश्चन से। जैसे मान लो
कि ऐसा दिया हुआ है आर बराबर 1 मतलब ये आई माइनस जे और √2 के, बोलेगा बताओ कंपोनेंट कितना हो गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कंपोनेंट्स कितना होगा, कंपोनेंट अलोंग एक्सेस 1 -1 और √2 अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करो तो 1 1 और 2 4 यानी कि 2। सो मैग्नीट्यूड निकल गया, कंपोनेंट्स कंपोनेंट इतना मैग्नीट्यूड और तीसरा बोले डायरेक्शन, ठीक है। इफ द वेक्टर आर, ठीक है, मैंने ये कह सकते हैं वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with the axis then cos अल्फा का वैल्यू, देन अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/2, नहीं बीटा बराबर cos इनवर्स -1/2 और गामा बराबर cos इनवर्स -√2/2। सो -√2 नहीं √2/2, सो कितना आ जाएगा जी cos इनवर्स 1/2। cos में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1/2, तो 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री और ये वाला वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। यानी कि जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट निकल गया 1 1 √2, मैग्नीट्यूड निकल गया कितना 2 और डायरेक्शन क्या होगा कि द वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 120 डिग्री विद वाई एक्सिस एंड 45 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो ये तीन चीज आसानी से आप निकाल सकते हैं, हो जाए बस और कुछ। अब तुमको इसका दिखाते हैं और अगला, अब चौथा चीज डॉट प्रोडक्ट। अब यहां से ध्यान दो, हाउ टू फाइंड स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर आई जे के टर्म में व्यक्त हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो पहले आइए लेट R1 बराबर दिस इज A1I B1J और C1K और R2 बराबर मान लो दो वेक्टर इस प्रकार से दिया हुआ है A2I अब B2J और C2K, दो वेक्टर दिया हुआ है। देन बताओ R1 डॉट R2, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो सर आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता है। तो जब दोनों का डॉट करो नॉर्मल गुना तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ऐसा कैसे आया वो थ्योरी में कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा कैसे आया वो थ्योरी में कंसल्ट कीजिएगा। अभी इतनी ही, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, ठीक है। 2 मिनट को, ठीक है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसी में सर आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि आई डॉट आई वास्तव में क्या होता है ना, आई डॉट आई सेम रहा तो वैल्यू आता है 1, आई जे डॉट जे के डॉट के, अड़ेगा के डॉट के, इन सभी का वैल्यू क्या आता है 1। मतलब सेम वाला वेक्टर का अपने के साथ डॉट करेंगे तो वैल्यू क्या आता है 1 वेक्टर वैल्यू, और अगर डिफरेंट के साथ करेंगे आई डॉट जे या जे डॉट के, ठीक है, तो वैल्यू क्या आता है 0, ठीक है। उसी से निकाला हुआ है, बाकी आप सर जी आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन हाँ इतने ही है। अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। एग्जाम्पल में समझे, R बराबर 3i प्लस 4j और 2k और R2 बराबर 3i माइनस 2j माइनस k। तो क्या आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नाउ R1 डॉट R2, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। सो दिस इज 3 × 3 9 -8, माइनस साइन को नहीं छोड़ना है,
-2. So final value is -1. So result is -1. बोलो याद है बढ़ी क्या? अगला टॉपिक में और क्रॉस प्रोडक्ट. चलिए अब और क्रॉस प्रोडक्ट. अब ये दिया हुआ है R1 और R2. अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. सो ये वाला क्या हो गया? R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2. अब इसका वैल्यू क्या होगा? R1 क्रॉस R2, R1 दिया हुआ R2. तो आइए इसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डॉट तो आप सीख गए, क्या आप क्रॉस निकालना चाहेंगे? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है सो देखिए. तो इसके लिए क्या है, ये डिटर्मिनेंट से नया सेज है, अगर आप नहीं जानते तो सीखो. आई जे के ऐसा लिख देना हर बार. आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट ऐसा, दिस इज A1, दिस इज B1 और ये हो गया C1, A2 B2 और ये हो गया C2. अड़ेगा आई जे के, अड़ेगा A1 B1 C1, A2 B2 C2. दिस इज A1 B1 C1, A2 B2 C2. आई जे के लिखे कोफिशिएंट A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2. और अब आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. सो ये देखिए आई, देखो निकालने तरीका बढ़िया से देखना, बढ़िया से मन लगा के. आई लिए हॉरिजॉन्टल, आई से जाता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन छोड़ दे. आई से जाता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन छोड़ दे. सो ये और ये क्या हो जाएगा, क्या क्या बच जाएगा? B1 C1 और B2 C2. नहीं समझ में? देखो आई से जो हॉरिजॉन्टल है ऐसा और वर्टिकल, इसको ढक दो, क्या क्या बचा? अब जो 4 को बचा ना उसको ऐसे गुना करना है, B1 गुना C2. उल्टा नहीं हो सकता, ये फिक्स नियम है उसका, नियम कानून. B1 C2 और B2 C1 ये लिखाएगा. या अभी हम इतने लिखे कि आई लिखे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दे, जो जो बचा वो चारों लिख दिए. उसके बाद अगला माइनस जे, ये भी फिक्स है, पहला प्लस फिर माइनस, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोड़ दिए. क्या आएगा? A1 A2 और C1 C2, A1 A2 C1 C2. अब प्लस के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोड़ दिए, क्या क्या बचेगा? A1 A2 और B1 B2. सो ये देखिए, हाँ क्या याद बढ़ी है? सो अब आपका क्रॉस. सो दिस इज आई, दिस इज B1 C2 माइनस B2 C1. ये वाला समझिएगा, ये लिखने का तरीका हमेशा इसको बनाने का तरीका यही है, B1 C2 B2 C1. कभी अगर 4 करा ना, ये है 3 4 5 और 1, 3 into 1 3 into 1 3 into 1 माइनस 5 into 4, 3 into 1 माइनस 5 into 4. हमेशा ऐसा ही 3 into 1, ये कॉर्नर कॉर्नर 5 into 4. सो 3 minus 20 यानी कि माइनस 17. यही है इसका प्रोसेस. B1 C2 B2 C1 माइनस जे, A1 C2 और A2 C1 प्लस के वाला में जाओ. अब इसका वैल्यू क्या होगा? A1 B2 और A2 B1. अब इसी से जो वैल्यू निकल जाएगा वही उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है. तो कोई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का यही तरीका होगा. बोलो इतना समझ में आया बात? इसको एक एग्जांपल से और देख लो. जैसे R बराबर R1 बराबर 2i प्लस जे और 3k. नहीं, अब R2 बराबर प्लस इज 5i प्लस जे अब प्लस के. हटेगा? तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू R1 क्रॉस R2, बताइए ये वैल्यू क्या होगा? तो आई जे और ये हो गया के. 2 1 3 5 1 और 1, 5 1 और 1. लीजिए अब आप इसको सॉल्व करते हैं. तो लिए आई 1 into 1, देखो बड़ा ऐसे आराम से लिखना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दिए. 1 3 1 1, जे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दिए. 2 5 3 1 और के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दिए. 2 1 5 1, 2 1 5 1.
सो वैल्यूज क्या आ गया, दिस इज आई 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस जे 2 into 1 2 minus 15 और k, so 2 minus 5, so final value is minus 2i minus minus plus 13j और ये हो गया minus 3k, so 2i plus 13j minus 3k ऐसा निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस कराएंगे न्यूमेरिकल के समय में, अभी इतने ही। चलिए एक लास्ट एक टॉपिक पे आओ, ये लास्ट टॉपिक, लास्ट थ्योरी के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर r1 एंड r2, r1 एंड r2, दो वेक्टर दिया हुआ है r1 और r2, उनके बीच का एंगल। तो सर थ्योरी में आपको पढ़ाएंगे कि देखो r1 डॉट r2 बराबर क्या होता है, r1 का मैग्नीट्यूड r2 का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। सो cos थीटा बराबर r1 डॉट r2 और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ r1 और मॉडुलस ऑफ r2, ये ना फॉर्मूला होता है। सो थीटा बराबर cos इनवर्स r1 डॉट बराबर, इसमें है ना, ये जानते हैं वी नोट है, डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंस बताया था ना, a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b cos थीटा, उसी से निकाले हैं। सो हम ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है r1 एंड r2 तो उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला cos इनवर्स r1 डॉट r2 और डिवाइड बाय r1 एंड r2। सो देखिए आप इस तरह से इस फॉर्मूला पे बढ़ा के एंगल निकाल सकते हैं, r1 दिया रहेगा r2 दिया रहेगा तो डॉट पर निकालो, आराम से निकाल सकते। एक एग्जांपल से देखो, r1 का वैल्यू दिया हुआ i j और ये हो गया 2k, r2 का वैल्यू दिया हुआ है r2 बराबर 2i माइनस j और k, और कहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकाल दीजिए। तो बताओ एंगल का फॉर्मूला क्या है, सीधे cos इनवर्स r1 डॉट r2 डिवाइड बाय r1 एंड r2, है ना फॉर्मूला। तो बताओ डॉट निकालने अंदर, डॉट निकाल सका है आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 और बटा में 4 5 और 6, मैग्नीट्यूड में हुई है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रूट 6। सो cos इनवर्स 3/6 यानी कि 1/2, 1/2 मतलब 120 डिग्री विथ, ठीक है 120 डिग्री, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। निकालना समझ में आ गया बात, ठीक है। बस इतने ही पर आज क्लास को लास्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थ्योरीज यही पोर्शन, अब कल से आप न्यूमेरिकल से भेंट करेंगे, कल से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक बात ठीक, आपको सॉरी थ्योरी पढ़ने में अच्छा लगा, आप थ्योरी को 2 बार 3 बार, अगर आप थ्योरी कहीं पर पढ़ चुके हैं तब तो आप जानते थे, रिविजन हो गया। और अगर नहीं पढ़ते तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, पूरा नोट्स बनाओ, अपना ग्रिप बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप न्यूमेरिकल को फॉलो कर सके। ठीक है, कल अपने टाइम पे वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।